नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क। आज सितारे बोलते में मिस्टर नील नरेंद्र को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मिस्टर नील नरेंद्र बेसिकली एक इंजीनियर हैं जो उन्होंने काफ़ी साल तक पहले नौकरी की और फिर उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में 2007 में उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की पढ़ाई की और आज ही इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड अ पामिस्ट। नील नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इस साल मैं सबसे पहले अपना सवाल ये जानना चाहूँगी कि 2021 स्पिरिचुअली कैसा होगा, नेचर वाइज, प्रकृति के तौर पे क्या इस बार कैसा रहेगा हम सब के लिए। नमस्कार मैडम, और साथ में हमारे सभी दर्शकों को ज्योतिष भूषण नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे और ढेर सारा प्यार और हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि 2021 हमें क्या संदेश दे रहा है, जी। तो 2021 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत बहुत ही शुभ नक्षत्र में हुई है और इस साल के जो राजा और मंत्री हैं वो मंगल प्लेनेट है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि यह साल जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत ही एक ऊर्जा को लेकर के आया है। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर इस साल में लोगों की दबी हुई प्रतिभाएं, या आप कह लीजिए लोगों का जो एक एक्स फैक्टर होता है वो बाहर निकल कर आएगा। आप देखेंगे कि 2021 के अंदर उन लोगों को जो काफ़ी समय से एक तरीके से गुमनामी में के अंधेरे में थे या अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पा रहे थे, ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड थे लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ रहा था, इन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। और निश्चित तौर पर मैं ये बात बोल सकता हूँ, और प्रकृति इस बार आपका सपोर्ट करेगी। प्रकृति, नेचर ने भी ये फैसला किया है कि आपके अंदर बदलाव लाएगी निश्चित तौर पर। तो दर्शकों, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि 2021 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, पहले 4 महीने को छोड़ के। तो जब आप ये कहते हैं कि जो अंदर जिनकी कोई इच्छाएं थी वो सब बाहर निकलेंगी, तो क्या ये सारे ही राशियों के लिए या किसी पर्टिकुलर राशि का होगा और कई राशियों के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं होगा उनके प्रतिभाओं के लिए? जी, आपने जो सवाल पूछा उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी 12 राशियाँ होती हैं, जी। तो 12 राशियाँ जो हैं वो उनका आधार जो है, मैं यहाँ दर्शकों को एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ या एक अच्छा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जिसे सुनकर दर्शकों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा और उनके ज्ञान में वृद्धि भी होगी। जी। देखिए, जब भी आप कोई राशिफल सुनते हैं या कोई राशिफल को अखबार में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं या किसी टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो राशिफल जो भी वक्ता बता रहा है उसका आधार क्या है। हमारे ज्योतिष के अंदर राशि को बताने के 3 आधार होते हैं। नंबर 1, राशि चंद्र राशि के आधार पर, सूर्य राशि के हिसाब से या लग्न राशि के हिसाब से। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर या ज्योतिष के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है वो नामाक्षर यानी कि चंद्र राशि को दिया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति की हॉरोस्कोप ना हो या हॉरोस्कोप का पूरा पता ना हो, तो अपने नाम के अक्षर के अनुसार राशि का चयन करे तो उसे चंद्र राशि बोलते हैं। चंद्र राशि का मतलब होता है हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा की स्थिति जिस राशि में स्थित होती है वही आपकी राशि होती है। नील जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों ने नाम अपनी राशियों के हिसाब से नहीं रखा है। माँ बाप को कोई नाम पसंद आ गया, या जैसे अगर माँ बाप का नाम म से होता है तो वो अक्सर बच्चों का भी नाम उससे रख देते हैं राशि से। तो फिर इस समय हम क्या देखेंगे? बच्चे का नाम, मान लीजिए उसकी कुंडली वुंडली भी नहीं है, तो हम नाम के हिसाब से ही बच्चे का प्रिडिक्शंस करेंगे? देखिए, इसमें फिर क्या है कि आपको, देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या सूर्य राशि के बारे में पता नहीं लगेगा। जी। लेकिन यहाँ पर इसका एक और उपाय ये है कि या तो आप उसमें न्यूमरोलॉजी की मदद ले सकते हैं या आप जन्म दिनांक के हिसाब से सूर्य राशि को भी आधार मान सकते हैं। तो आप सूर्य राशि, यानी सूर्य जो है वो लगभग 1 महीने के अंदर अपनी राशि को परिवर्तित करता है। अच्छा। तो उस राशि के आधार पर भी राशि का व्यक्ति के भाग्य को बताया जा सकता है। अच्छा, तो जब हम लोग न्यूज़पेपर में अपनी राशियां देखते हैं,
जो कि इंग्लिश ऐसा माना गया है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सन साइन देखा जाता है और हिंदी कैलेंडर के साथ मून साइन देखा जाता है। तो हम किस राशि को मानना चाहिए? क्या जब हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं तो हम सन साइन के हिसाब से ही देखें या फिर जो हमारी हिंदी में राशि है उसके आधार पे देखें? देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर किसी राशि को देखते हैं तो आप उसके ऊपर एक कॉलम में नीचे एक जरूर कोई ना कोई ज्योतिषाचार्य है जो भी उस राशिफल को लिखता है, वो वहाँ पर जरूर लिखता है कि ये राशिफल किस आधार पर दिया गया है। अगर वो राशिफल चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है तो आप उसे अपने नाम के हिसाब से देखें। अगर वो लग्न के हिसाब से दिया गया है तो हॉरोस्कोप के अंदर आपका पहले भाव के अंदर कौन सी राशि है उसके आधार पर देखें। और अगर सूर्य राशि के हिसाब से दिया गया है तो अपनी जन्म तारीख के हिसाब से देखें। तो जो लग्न है और राशि है इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। कि जो नामाक्षर यानी चंद्र राशि होती है, इसका मतलब होता है कि हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा की स्थिति। अच्छा। और लग्न का मतलब होता है आपके पहले भाव के अंदर राशि की स्थिति। और सूर्य का मतलब होता है, सूर्य राशि का मतलब होता है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य कौन सी राशि के अंदर स्थित है, उसको आधार बना करके राशिफल निकाला जाता है। और इन तीनों राशियों को जहां पर हम कंपेयर करते हैं ज्योतिष में, उसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। उसके आधार पर भी प्रिडिक्शन किया जाता है। अच्छा। अब नील जी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा ब्रीफली ही आप सारे राशियों के बारे में और उनके उपाय के बारे में भी बता दीजिए। तो मैं पहले चाहूँगी आप मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताइए लोगों को और उनका उपाय क्या हो सकता है। देखिए, आज मैं जो आपको राशिफल बताने जा रहा हूँ वो मैंने उनका जो मुख्य जो राशिफल निकालने का जो बेस बनाया है वो उसके पॉइंट जो मैंने उन्हें 10 पॉइंट दिए हैं, उसके आधार पर मैं आपको लक फैक्टर के बारे में भी बताऊंगा। ये 10 पॉइंट हैं: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, संतान से संबंधित, मांगलिक कार्य, यात्रा, नौकरी और आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसके आधार पर, आपका व्यापार क्या रहेगा उसके आधार पर, और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आएंगी उसके आधार पर मैंने ये सब डिसाइड किया है। तो अगर हम सबसे पहली राशि मेष लेते हैं जिसके स्वामी मंगल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की आर्थिक स्थिति अति उत्तम रहने वाली है। शारीरिक रूप से हालांकि उन्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन मार्च अप्रैल ऑनवर्ड उनका लाइफ जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जीवन में काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष की ओर से भी शुभ समाचार मिलेंगे। इसका महा उपाय है, महा उपाय ये है कि क्योंकि इसका राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, अगर आप भगवान बजरंगबली यानी मंगलवार का व्रत करें तो निश्चित तौर पर ये साल आपका बेहतरीन जाने वाला है। और अगर लक फैक्टर के हिसाब से बताऊं तो लक फैक्टर आपका इस समय है 7.5 यानी 7.5। इस यानी ये जो 10 पॉइंट मैंने डिसाइड किए हैं उसके आधार पर आपका भाग्य का जो फैक्टर बनता है वो 7.5 यानी 75% बनता है, यानी कि 75% लक आपको सपोर्ट करेगा इस साल। दूसरी राशि है आपकी वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और जिन जातकों की राशि शुक्र वृषभ है, निश्चित तौर पर उनके लिए भी यह साल अप्रैल ऑनवर्ड बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि जीवन में उनके उतार चढ़ाव तो जरूर आएगा और परिवार में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के साल की शुरुआत करें या प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो निश्चित तौर पर आपका जो ये साल है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर लक फैक्टर के हिसाब से बताऊं तो ये साल आपको भाग्य में थोड़ा कम सहयोग करेगा क्योंकि आपको मिलते हैं सिर्फ 65%। अगर इसका तीसरा जो हमारी राशि है वो है मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो निश्चित तौर पर क्योंकि इस साल का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 2021 मीन्स 2 + 2 + 1 यानी 5, यानी ये हो गया बुध का अंक। यानी इस साल जो है जो बुध आज के इस साल का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ईयर का जो प्लैनेट बनता है वो है बुध। तो जिन राशि की स्वामी बुध हैं निश्चित तौर पर उन्हें इस साल आर्थिक रूप से बहुत सफलता मिलने वाली है और शुभ समाचार मिलेंगे। यात्रा का योग है, यात्रा मांगलिक भी हो सकती है और यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा शरीर में या पेट से या लीवर संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपका लक फैक्टर है 7.6 यानी 76% भाग्य आपका साथ देगा। आज की चौथी राशि है सिंह कर्क, जिनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। निश्चित तौर पर आपका मन इस साल थोड़ा सा अज्ञात भय रहेगा और आपको
हो सकता है कि बीच बीच में ऐसी समस्याएं आए जहां आपका दिल में बेचैनी घबराहट पैदा हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ प्लेनेटरी पोजीशन के कारण आपको ऐसा महसूस होगा, वास्तविक रूप से ऐसा होगा नहीं। इसलिए हाँ, आपके घर में अगर कोई अविवाहित कन्या है तो उसका विवाह का योग बन रहा है, लेकिन आपका लक फैक्टर बनता है 7.8, यानी कि 78% भाग्य आपका इस बार साथ देने जा रहा है। और अगर आप जो कर्क राशि के जातक हैं, अगर अपनी माँ की सेवा करें या माँ का आशीर्वाद लें तो निश्चित तौर पर माँ के आशीर्वाद से अपने कार्य की शुरुआत करें। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यह साल आपका निश्चित तौर पर मंगलकारी और उन्नति से भरा हुआ होगा। नील जी, जो ये आपने राशि बताया, ये किस पे आधारित है? चंद्र राशि है ये चंद्र राशि पर, ये सारी गणना मैंने चंद्र राशि के आधार पे की है, इसलिए अपने नामावली यानी नाम के अक्षर के हिसाब से जो आपकी राशि बनती है उस आधार पर इसे देखें। और जो दूसरी बात आप ये कहते हैं माँ की सेवा करें, तो क्या इसमें माँ सास दोनों एक ही माने जी जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आपका संबंध मातृत्व यानी वात्सल्य से हो जाता है उसे हम रिलेशन को मदर बोलते हैं। अच्छा, और इनके लिए कोई उपाय इन राशियों के लिए? इन राशियों के लिए मैंने आपको इनके साथ साथ उपाय बताए हैं, बताएं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बेहतरीन उपाय और बता देता हूँ जी। कि अगर आप अपने राशि के स्वामी जो होते हैं, आपके राशि के जैसे चंद्रमा के स्वामी कर्क के स्वामी चंद्रमा जी। हैं, तो अगर आप उनसे संबंधित उपाय करें, या अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है या आपका वो स्वामी पीड़ित है तो उसका आप दान करें तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अच्छा, अब नील जी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में भी बता दीजिए। जिन दर्शकों की राशि सिंह है, उनके स्वामी होते हैं सूर्य, उनके लिए ये साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है। निश्चित तौर पर बिजनेस में उन्हें फ़ायदा होगा। और संतान जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, उन्हें निश्चित तौर पर इस साल नौकरी मिलने का योग है। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं कि ये साल जिन जातकों की राशि सिंह है, स्टूडेंट्स कंपटीशन में सक्सेसफुल होंगे और साल के अंत तक उन्हें नौकरी मिलने का पूरा पूरा योग है। जिन जातकों की राशि सिंह है वो अपने पिता का आशीर्वाद लें और पूरे साल उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देते रहें, तो निश्चित तौर पर उनसे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। उसके बाद जो राशि आती है कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध। निश्चित तौर पर जिन जातकों की राशि बुध यानी कि कन्या है और जिसके स्वामी होते हैं बुध, तो उनके लिए ये साल आर्थिक रूप से बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि अप्रैल तक उतार चढ़ाव रहेगा। शेयर सट्टे में भी अगर पार्टिसिपेट करें तो निश्चित तौर पर लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद सातवीं राशि आती है तुला। तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। यह अगर आप जिन जातकों की राशि तुला है, वो लोग अगर अपने जीवन में यानी इस वर्ष में गाय की सेवा करें, यानी कि गौ सेवा जिसे हम कहते हैं, उसको प्रधानता पे रखें, तो निश्चित तौर पर घर में उन्नति होगी। घर में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर आपका ये साल सुख में जाने वाला है। सिर्फ अप्रैल तक सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। ये राशि इस साल बहुत ही कमाल करने वाली है। अच्छा, ये बात मैं आपको स्पेशली कहना चाहता हूँ। जो भी स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए ये साल बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने के संकेत हैं। ये मैं स्पेशली स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और उनका स्थान भी परिवर्तित हो सकता है और उनका व्यापार या जो कार्य वो कर रहे हैं वो भी परिवर्तित होने के पूरे पूरे चांस हैं और जीवन में अपना बेहतर देने की स्थिति में है। 2021 उनके लिए एक शानदार वर्ष साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा, वो भी अधिक कार्य होने की वजह से तनाव रहेगा। इसके अलावा अपने आप को कूल और काम रखें तो ये साल आपके लिए बेहतरीन है। नील जी, अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के भी बारे में आप बता दीजिए। देखिए, हमारी 9वीं राशि होती है धनु, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और अगर जिन जातकों की राशि धनु है वो अपने गुरु का सम्मान करें। अगर जिनके गुरु नहीं है तो उनके माता पिता को भी वो अपना गुरु मान सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है। गुरु के आशीर्वाद से आपका ये साल निश्चित तौर पर अच्छा जाएगा। भाग्य में उन्नति होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका पेट या लीवर से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पहले 4 महीने सावधान रहने की जरूरत है। 4 महीने, उसके बाद आपका जो है समय
वो धीरे 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 बेहतर होता चला जाएगा और साल के अंत तक और बेहतर होने की उम्मीद है। हमारी 10वीं राशि होती है मकर, जिसके स्वामी होते हैं शनि। मकर और कुंभ दोनों ही राशियों के लिए मैं आपको एक साथ बता देता हूं, क्योंकि दोनों के स्वामी शनि हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए यह साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की स्थिति इस बार बहुत अच्छी है, आपके भाग्य स्थान पर है और उसकी दृष्टि जो है वो आपको निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया परिणाम देने की स्थिति में। जिन जातकों की राशि शनि है उन्हें निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से बहुत उन्नति मिलने वाली है और समाज में मान सम्मान और भवी बढ़ने वाला है। सिर्फ आलस्य को त्याग दें और एकदम अटेंटिव होकर अपने कार्यों को करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आज की 12वीं यानी अंतिम राशि है मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। अगर मैं लक फैक्टर की बात करूं तो धनु राशि का लक फैक्टर है 7.9 यानी 79%। और उसके बाद मकर और कुंभ को मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट देता हूं, जो 8.5 यानी 85% से भी ऊपर जाते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आप निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि मेष, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 5 राशि और स्कॉर्पियन, ये 6 राशियां तो ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर इस साल में कमाल करने वाली हैं। अच्छा, तो मतलब इन्हीं लोग यही ज़्यादा उभर के आएंगे। अब नील जी, कोई ऐसा उपाय भी है जो हर कोई, कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी राशि नहीं मालूम है, लगन नहीं मालूम है, तो कोई ऐसा उपाय जो सब कोई कर सकते हैं, एक महा उपाय टाइप से, आप कुछ बता दीजिए जी, हमारे दर्शकों देखिए मैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ हमेशा। मैंने अपने कई कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा भी की है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी किसी भी चीज़ के बारे में ना मालूम हो, जी। यानी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पता ना हो कि मेरी जो कुंडली कुंडली क्या है, तो आप पामिस्ट्री का भी सहारा ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप माँ बाप की सेवा करें और अपने गुरु का सम्मान करें तो निश्चित तौर पर, और अपने परिवार के लोगों से संबंध बना के रखें, क्योंकि सभी संबंध कोई ना कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप परिवार के अंदर अपने लोगों से संबंध अच्छे बना के रखते हैं तो कुंडली के अंदर आपके सारे ग्रह बहुत अच्छी तरह से संतुलित हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे शास्त्रों के अंदर गऊ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, गाय की सेवा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे वेद और समस्त पुराण और शास्त्र और समस्त 33 कोटि देवता गाय के अंदर स्थापित होते हैं। तो निश्चित तौर पर गाय की गई सेवा आपको जीवन में बहुत कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है। यह उपाय एक महा उपाय है। अगर आप इसे करके देखें, साल भर करके देखें, आप किसी गौ का मानसिक चिंतन करें, प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, कहीं कहीं ऐसा संभव नहीं हो पाता कि कहीं आपको गाय उपलब्ध हो, तो उसका आप मानसिक रूप से चिंतन करके भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई स्पिरिचुअल मैसेज देंगे? जी, देखिए दर्शकों, आज मैं अपने आप का कुछ ऐसा व्यू है मेरे पास, या अपना ऐसा अनुभव है जो मेरे गुरु, मेरे पिता और मेरे इष्ट के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसी आधार पर मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट कह लीजिए या एक मोटिवेशनल थॉट कह लीजिए या स्पिरिचुअल थॉट कह लीजिए, इसमें आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क को कूल और काम करना होगा। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका मस्तिष्क नेगेटिविटी से भरा होता है तो आपके अंदर पैदा होने वाले सकारात्मक विचारों को एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर आप इसे इस तरीके से समझें तो बेहतर होगा। तो जब आपके पॉजिटिव विचार एक्सपांड नहीं हो पाते तो उनसे होने वाली जो सकारात्मक क्रियाएं और सकारात्मक परिणाम है उनकी प्राप्ति आपको नहीं होती। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि सर हम बहुत ये करते हैं वो करते हैं लेकिन हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, हमारे कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कैरियर में इनस्टेबिलिटी है, आर्थिक रूप से हम परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, संतान की ओर से परेशान है, घर में अच्छा माहौल नहीं है। तो वो उसका रीज़न यही है कि आप अपने माइंड को स्पेस, जो थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो आपका अंदर एक्स फैक्टर है, जो आपकी क्वालिटी है, उसको एनहेंस करने के लिए अपने माइंड में स्पेस बनाएं। और वो स्पेस तभी बनेगी जब आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे करके और उनको अपने माइंड में स्टोरेज ना दें। यानी इट्स जस्ट लाइक ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर। उसमें से आपको जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसे आपको रिमूव करना होगा और काम की चीज़ों को आपको स्टोर करना पड़ेगा। ये एक साइंटिफिकली भी मैं आपको इस तरीके से इस बात को समझा सकता हूँ। नील जी, अब वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, तो मैं चाहूँगी कि आपको मालूम है ये साल सब चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा गुजरे, एक मोटिवेशनल छोटा सा मैसेज आप लोगों को दे दीजिए तो हमारे व्यूअर्स मतलब
मोटिवेटेड रहें जब तक हम दूसरा एपिसोड ना लेके आए इसका। जी मैम, देखिए मैं अपने दर्शकों को इस बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ, जी। और वो जानकारी ये है कि देखिए, आप उड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो चलने का प्रयास कीजिए। आप चल भी नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। यही इस 2021 का मूल मंत्र है। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आपकी मानसिक परेशानियाँ कुछ भी हो, घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आपको हर दिन पहले दिन से बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर 2021 के अंत तक आप देखेंगे कि कामयाबी का झंडा आपके हाथ में होगा। थैंक यू वेरी मच नील नरेन जी। और मैं अपने दर्शकों से आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा नया प्रोग्राम सितारे बोलते हैं ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और हम जल्द ही दूसरे एपिसोड के साथ आते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।